हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का दोस्तों लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम लोग स्टार्ट, है ना। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है इस लेक्चर में हम लोगों को दोस्तों? इस लेक्चर में हम लोगों को धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को समझना है। तो आइए समझते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण आइए एक एक करके समझते हैं, है ना। तो धातुएं जो होता है, पहला इसका प्रॉपर्टीज नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। लिखेंगे धातुएं ऑक्सीजन ऑक्सीजन धातुओं की, ऐसे लिखते हैं दोस्तों, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाएं या अभिक्रिया। तो धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से क्या प्राप्त होता है, तो आइए देखते हैं। लिखेंगे धातुएं धातुएं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं। जैसे देख लीजिए दोस्तों, जैसे अगर आप बात करेंगे कि सर धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा। धातु ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड बनाएगा। तो आइए देखते हैं, कुछ धातु का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ले लीजिए सोडियम। अगर आप सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड प्रदान करेगा। इसका मतलब दोस्तों, अगर हम बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 हो, तो 2 से यहाँ गुना, 2 दूनी 4, यहाँ 4 से गुना हो जाएगा। वैसे ही अगर आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बना देगा आयरन ऑक्साइड। तो देख लीजिए, यहां 3 से गुना कर दो और यहां 2 से। अगर आप पोटेशियम का रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ तो K2O बना लेगा। मतलब यहां ऑक्सीजन 2 को कंप्लीट करेंगे तो यहां पे कंप्लीट हो चुका है, मतलब यहां 4 से। तो ये सब जो दे रहा है सब धातु ऑक्साइड दे रहा है। और धातु ऑक्साइड जो होता है दोस्तों, वो अम्ल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं धातु ऑक्साइड। लेकिन धातुएं जो होती है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रियाएं करती है। जैसे अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रियाएं करेगी। तो यहां लिख लेते हैं एक बार हम लोग, धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रियाएं
आइए देखते हैं एक एक करके, है ना। तो धातुएं जो होती है ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रियाएं करती है। सोडियम अलग टाइप करता है, आपका मैग्नीशियम अलग जैसा करता है, पोटेशियम अलग जैसा करता है। तो पहला नंबर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है, सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है और यह आग पकड़ लेती है, यह आग पकड़ लेती है, पकड़ लेती है। तो ये तो हवा तो भाई चलते रहता है, तो ऑक्सीजन को ऐसे कैसे सॉरी सोडियम या पोटेशियम को ऐसे कैसे लेके घूमेंगे। तो दोस्तों ये हवा के साथ तो क्या करता है, आग पकड़ लेता है। तो इसे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे रोकने के लिए सोडियम या पोटेशियम और पोटेशियम को क्या करते हैं, किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि ये किरोसिन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है ना, क्योंकि ये किरोसिन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, MgAl Zn तथा Pb, ये सभी धातुएं वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया ये करती है। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये जैसे MgAl Zn और Pb ये क्या करते हैं, वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रियाएं करते हैं, यानी ये जल्दी से, यानी ये अभिक्रियाएं करते हैं ना तो बहुत सारा लेट लग जाता है। और जब ये रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं तो इसके ऊपर ऑक्साइड के परत जम जाते हैं, यानी लिखेंगे इसके ऊपर ऑक्साइड के परत जम जाते हैं, दो बार जम लिखा गया, जम जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, अगर जैसे देखोगे तो ये रिएक्शन बहुत दिनों में होता है, ये अभिक्रियाएं तुरंत नहीं होती है ना। जैसे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा दोस्तों, तो ये MgO बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा, MgO, मतलब यहां 2 से गुना कर देंगे संतुलित करने के लिए, यहां 2 से, ये ऑलरेडी बराबर है ना। और वैसे ही आप एल्युमिनियम के साथ यदि देखेंगे तो एल्युमिनियम को यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे दोस्तों तो ये बना लेगा Al2O3, मतलब यहाँ पे 3 गो O, यानी 2 से और गुना, 3 दूनी 6, यहाँ 3 से और इधर 4 से। इस तरह से ये क्या करेगा, अपने ऊपर ऑक्साइड का परत जमा लेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसके पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। चलिए ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट इसका क्या है दोस्तों, कि लोहा जो होता है, लोहा यानी Fe, वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ
गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन लोह चूर्ण को, किसको? लोह चूर्ण को गर्म जब करोगे ना दोस्तों, गर्म करने पर जलने लगता है। क्या होता है? जलने लगता है। अगर आप गर्म करोगे लोहे को वायु की उपस्थिति में तो याद रखना वो नहीं जलेगा। लेकिन यदि लोह चूर्ण को वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो याद रखना दोस्तों वो आपका जलने लगेगा, है ना। तो दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, कॉपर। अगर कॉपर को वायु की उपस्थिति में रखें तो क्या होगा? तो कॉपर जो होता है दोस्तों, कॉपर को वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो इसके ऊपर काले रंग का परत चढ़ जाता है। अब ये काले रंग का परत क्या होता है? तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या लिया? कॉपर लिया। कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, अभिक्रिया कराओगे, तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। ये ऑक्साइड का परत क्या होता है? कॉपर में, कॉपर के ऊपर यानी कॉपर के सतह पर चढ़ जाता है, जिसके कारण ये कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दीजिए, है ना। उसके बाद एक चीज देख लेते हैं, सोना और चांदी के बारे में सुने ही होंगे। सोना तथा चांदी वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। बोल कैसे सर? तो देखिए, आप लोग देखे होंगे गहना वगैरह बनाया जाता है ना, तो या फिर गला का चेन बनाया जाता है चांदी का, या आपका सोने का कान का बाली बनाया जाता है। तो ये सब तो हवा की उपस्थिति में ही रहता है, और हवा की उपस्थिति में बहुत दिनों तक रह जाता है, लेकिन वो उसमें कोई परत यानी वो ना, उसमें कोई जंग नहीं लगता है ना। यानी ये सोना और चांदी जो होता है दोस्तों, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं। आप जैसे देख लीजिए, जैसे अगर देखें तो यहां पे हम ले लेते हैं सोना और यहां ऑक्सीजन। अगर अभिक्रिया कराएंगे तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। यहां रिएक्शन नहीं होगा दोस्तों। अगर आप सिल्वर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या ये अभिक्रिया हो पाएगा? तो सर ये भी अभिक्रिया नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ स्टेटमेंट साफ साफ लिखा है कि सोना और चांदी हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आइए दोस्तों, अब इसी के हिसाब से हम लोग एक चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उभयधर्मी ऑक्साइड। और ये उभयधर्मी ऑक्साइड एक अभिक्रिया है दोस्तों, और ये अभिक्रिया हमारे 10th स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है? पूछा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसके दो उदाहरण दीजिए। तो आइए उभयधर्मी ऑक्साइड को हम लोग समझते हैं। पहले उभयधर्मी ऑक्साइड, तो उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है? आइए डिफाइन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों
दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है। क्या करता है? लवण तथा जल प्रदान करता है। उभय धर्मी ऑक्साइड कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। आइए देखते, पहले हम लोग क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, फिर धातु ऑक्साइड को क्षारक के साथ अभिक्रिया करके हम लोग इस अभिक्रिया को समझते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे अगर देखें तो यहाँ पे Al2O3 ये क्या है? एक धातु ऑक्साइड है। हम क्या करना चाहते हैं? इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ, HCl क्या है? एक अम्ल है। अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये AlCl3 क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। ये क्या है? आपका लवण है। क्या है? लवण है। और ये क्या है दोस्तों? ये आपका अम्ल है। आराम से समझिए, टेंशन नहीं। और ये आपका धातु ऑक्साइड है। क्या है? धातु ऑक्साइड है ना? जब ये एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराएगा तो लवण और जल देगा। आप कुछ मत देखिए, डिफिनेशन में यही लिखा हुआ है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। यहां पे आप देखिए थोड़ा सा, यहां अगर देखेंगे तो एल्युमिनियम यहाँ 2 गो, यहाँ पे 1 गो है तो 2 से कर दो तो 6 गो Cl हो गया। तो यहाँ 6 से गुना कर दो यानी H 3 से, देख लीजिए बराबर हो गया। अब हमने एक बार देख लिया अम्ल के साथ, अब वैसे ही हम लोग धातु ऑक्साइड को क्षारक के साथ देखेंगे भाइयों। NaOH ये क्या है? ये तो हम समझ पा रहे हैं कि धातु ऑक्साइड है, लेकिन ये क्या है? ये आपका क्षारक है। क्या है? आपका क्षारक है। और इस क्षारक को जब आप धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये लवण देगा। क्या देगा? लवण देगा, यानी सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। एल्युमिनियम यहाँ है दोस्तों 2 गो, मतलब यहाँ कर देना है 2 गो, है ना? यानी सोडियम को भी यहां कर देना है 2 गो। अब मेरे ख्याल से मिला के देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन हो गया 3 2 5 गो, इधर 4 1 5 गो, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, सोडियम 2 गो, है ना? ये हम लोगों का क्या था? उभयधर्मी ऑक्साइड था। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ले लीजिए। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे करते हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं ना, तो लिखेंगे अधिकांश। जब धातु ऑक्साइड पढ़ रहे हैं तो धातु ऑक्साइड के बारे में और थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लें। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होता है, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जल में क्या होता है दोस्तों? जल में घुल कर क्षार प्रदान करता है। क्या करता है? क्षार प्रदान करता है। बोले कैसे सर? देखते हैं। लेकिन कुछ गिना चुना ही है, सारा धात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होता है। और वो भी अगर कुछ थोड़ा मोड़ा गिना चुना जल में घुलनशील है तो वो क्षार प्रदान कर देता है। देख लीजिए, जैसे अगर अपन देखूं दोस्तों तो यहाँ पे अपना है सोडियम ऑक्साइड। अगर जल के साथ इसका रिएक्शन कराऊं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। मतलब यहाँ 2 से गुना कर दिया है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। वैसे ही पोटेशियम ऑक्साइड जो होता है जल में घुलनशील होता है, और ये आपका क्या बना देता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
है ना। उसके बाद दोस्तों हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, और इस इंपॉर्टेंट अभिक्रिया का नाम है एनोडीकरण। तो आइए पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एनोडीकरण को। एनोडीकरण, एनोडीकरण क्या होता है? तो एल्युमिनियम पर, कहां पे? एल्युमिनियम पर, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण, एनोडीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सर ये बनता कैसे है? एल्युमिनियम पर मोटी परत ऑक्साइड का कैसे बनता है सर? तो देखिए दोस्तों, ये एल्युमिनियम है, जैसे अगर देखने जाए तो एल्युमिनियम जब आपका ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो एल्युमिनियम पर क्या होता है? ऑक्सीजन का एक यानी ऑक्साइड का एक बहुत मोटा परत जम जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। ये एनोडीकरण जो होता है दोस्तों, एनोडीकरण, एनोडीकरण एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम को संक्षारण से, किससे? संक्षारण से बचाता है या सुरक्षित रखता है, बचाता है। क्या करता है? ये एल्युमिनियम पर, एल्युमिनियम को संक्षारित नहीं होने देता है, ठीक है। और इस एनोडीकरण, जब हम लोग एल्युमिनियम पर मोटे मोटे ऑक्साइड के परत जब जम जाता है, तो इससे हम लोग सजावट का सामान भी बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों धातुओं के दूसरा रासायनिक गुण, यानी धातुएं, धातु की जल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ? धातु की जल के साथ अभिक्रिया। आइए देखते हैं। धातु जो है आपका, अगर धातु भाई, धातु को अगर आप जल के साथ अभिक्रिया कराओगे, धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराओगे, तो ये धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, क्या? हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्रदान करता है। क्या करता है? प्लस हाइड्रोजन देता है। क्या देता है दोस्तों? हाइड्रोजन देता है। देख लीजिए, जैसे ये मेरा सोडियम है, क्या है? सोडियम है। सोडियम को यदि जल के साथ रिएक्शन कराऊं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब यहां पे देख लो, चलिए 4 गुण तो यहां चल कर दिए ना, तो इधर भी दूसरे को ना कर दो। वैसे ही अगर हम पोटेशियम को देखें, तो पोटेशियम को जब जल के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये भी आपका क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड या फिर धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है? धातु हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपको दे रहा H2। लेकिन क्या धातु ऑक्साइड को, किसको? धातु ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या प्रदान करेगा? आइए देखते हैं उसको भी, कि धातु ऑक्साइड जो होता है भाइयों, धातु ऑक्साइड प्लस अगर जल करें तो क्या देगा बाबू लोग? ये देगा आपका सोडियम धातु हाइड्रोक्साइड। क्या देगा? धातु हाइड्रोक्साइड,
हाइड्रोक्साइड। आप देख लीजिए, हम धातु ऑक्साइड जैसे ले लेते हैं, यहाँ पे Na2O। अगर आप इसको जल के साथ रिएक्शन कराओगे तो आप कुछ उतना माइंड लगाना नहीं, धातु हाइड्रोक्साइड बना दो, यानी NaOH बना दिया। अब यहाँ पे आप एक काम करिए, 2 से गुना कर दीजिए। किससे? 2 से गुना कर दीजिए। वैसे ही अगर आप K2O प्लस H2O, धातु ये क्या है? ये आपका एक धातु ऑक्साइड है। क्या है? धातु ऑक्साइड है। और धातु ऑक्साइड को आप जल के साथ, ये क्या है दोस्तों? जल है। जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये क्या बना देगा? ये आपका बना देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका धातु हाइड्रोक्साइड है। क्या है? धातु हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है। और इसकी प्रकृति की बात करूं तो कैसा होगा? क्षारीय होगा। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं, है ना? थोड़ा जल्दी जल्दी करना है भाइयों। चलिए ले लीजिए। अब आइए देखते हैं अलग अलग धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया। थोड़ा सा आइए एकदम क्लियर समझिए, क्योंकि आप लोग 10th में हैं दोस्तों, और यहाँ पे यदि आप क्लियर नहीं हो पाएंगे तो आप कैसे इंटर करेंगे, फिर आगे आप कैसे जाएंगे, है ना? इसलिए यहाँ पे आप पहले क्लियरली समझने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं। अलग अलग एकदम डीपली जाएंगे। अलग अलग धातुएं जल के अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रियाएं। ठीक है, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो होता है, सोडियम और पोटेशियम जो होता है, ये ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करता है, वो भी बहुत तेजी के साथ। सोडियम तथा पोटेशियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है तथा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। और यह अभिक्रिया कैसा होता है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी होता है। और यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। आइए देख लेते हैं, है ना? ये अगर सोडियम की बात करूं, जल के साथ रिएक्शन कराओगे दोस्तों, तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा और फिर ऊष्मा निकालेगा। क्या? ऊष्मा निकालेगा, है ना? इस अभिक्रिया में आप जल भी सकते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक ऐसी अभिक्रियाएं कराना है। और घरों में तो खास करके इनके साथ मजाक नहीं करना है। आइए उसके बाद थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं। यहां 2 से कर देते हैं तो 4 हाइड्रोजन हो गए, यहां 2 से कर दिए। चलिए क्लियर है ना? उसके बाद वैसे ही अगर आप देखोगे पोटेशियम के साथ, तो पोटेशियम भी जल के साथ रिएक्शन करेगा और आपका क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा दोस्तों, और साथ में ऊष्मीय ऊर्जा भी प्रदान करेगा, है ना? एल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो होता है दोस्तों, तथा आयरन, ये सब जो होते हैं ना ही, ये सभी धातुएं न ही
न ही ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। लेकिन भाप के साथ, किसके साथ? भाप के साथ अभिक्रिया कर लेता है। देखो ये लोग भी राजा की तरह ना, तेरे साथ हम नहीं मिलेंगे। तो क्या होता है दोस्तों कि आयरन, जिंक और आपका एल्युमिनियम, ये सब जो होता है ये सब ना ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है और ना ही गर्म जल के साथ। ये केवल किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करता है। आइए देख ले, जैसे इसका देखेंगे दोस्तों, जैसे आप देखिए एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम को अगर भाप के साथ रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे गैस लिख दे रहे हैं, ये तो सॉलिड में होता ही है, गैस लिख दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये भाप है ना। तो ये इसके साथ जब रिएक्शन कराएगा तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करेगा। क्या करेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले 3 से गुना कर दीजिए, 3 को ये हो गया। अब हाइड्रोजन कितना? 3 दूनी 6, यहाँ 3 से गुना कर दो, यहाँ 2 से गुना कर दो। इसी तरह से आप देखेंगे जिंक का अभिक्रिया, तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा और फिर आप देखेंगे किसका? आयरन का, तो ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं दोस्तों कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान, अभी जल के साथ अभिक्रिया के दौरान, वही हुआ, अभिक्रिया के दौरान जल में तैरने लगते हैं। क्यों तैरने लगते हैं? क्यों दोस्तों? क्योंकि अभिक्रिया में उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के सतह पर चिपक जाते हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ पे एक मैग्नीशियम का नहीं देखे हैं कि क्या मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करता है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है इस जल के अभिक्रिया के साथ दोस्तों, तो यहां पे देखेंगे कि एक पीबी मतलब सीसा, उसके बाद दोस्तों आपका पीबी के बाद कॉपर, फिर चांदी तथा सोना जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है।
चाहे वो भाप हो, चाहे वो ठंडा जल हो, चाहे वो गर्म जल हो। ये चारों जो होता है जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया करता ही नहीं। आप देख लेंगे, जैसे अगर आपको बोलें कि शीशा को आप पानी में या भाप में या गर्म जल में रख दीजिए, तो ये क्या अभिक्रिया करेगा? ये कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। वैसे ही कॉपर को अगर हम जल में रख दूं, गर्म जल, भाप किसी में, तो ये भी कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। वैसे ही चांदी को अगर रख दें दोस्तों जल में, ठंडा जल हो, भाप हो या कुछ हो, तो ये भी कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। वैसे ही आपका सोना को भाप में रख दो या ठंडे जल में या गर्म जल में, किसी में भी आप रखोगे, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।